हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 12 जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सबसे पहले जो न्यूज़ है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज पेपर बैग डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को, वर्ल्ड पेपर बैग डे। And paper bags are made of the natural and biodegradable materials. They are made from renewable and raw materials that are recyclable, और इनको reuse भी किया जा सकता है ना। और सारे लोगों को मतलब ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अर्ली एज में जो ह्यूमन बीइंग हम थे तो वो हम प्लास्टिक बैग की जगह पे पेपर बैग ही यूज़ करते थे। अभी इन्वायरमेंटल रीज़न की वजह से दोबारा से हमको जो प्लास्टिक को छोड़ के पेपर बैग हम अपना रहे हैं। बहुत सारी आपने ई कॉमर्स कंपनी को भी देखा होगा कि वो जो अपने जो भी सामान है तो जो उसकी डिलीवरी कर रहे हैं तो वो भी पेपर बैग है ना, प्लास्टिक बैग के जैसे मिंत्रा है। तो फ्रांसिस वॉल अमेरिकन इन्वेंटर रिसीव क्रेडिट फॉर हिज पेटेंट ऑफ द फर्स्ट पेपर बैग मशीन इन 1852 एंड मार्गरेट ई नाइट बिकेम नोन एज द मदर ऑफ द ग्रॉसरी बैग। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट। और कल जो था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिकमेंड किया था कि 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, कि हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाएं। अ डे टू फोकस अटेंशन ऑन अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज। जो जनसंख्या से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उनको देखने के लिए। एंड UNDP वॉज इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस दैट वॉज क्रिएटेड बाय 5 बिलियन डे ऑन 11 जुलाई 1987। ठीक है, जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 5 बिलियन। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड सीक्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। इंडिया के काफ़ी सारे कंसर्न है, क्योंकि 2% इंडिया का मतलब वर्ल्ड का लैंड मास में इंडिया का 2% है इंडिया के पास, एंड 60% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन है। और हम विश्व की द्वितीय सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं, दूसरी सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम चाइना की पॉपुलेशन को भी सरपास कर देंगे ना। मिसमैच इन बर्थ एंड डेथ रेट रिजल्टेड इन फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉवर्टी और इलिटरेसी। तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या मेजर रीजन है जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। बाकी यहाँ पे UNPF के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है। ये सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड जनरल असेंबली का, एंड ये वर्क्स एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। और ये फर्स्ट जो इस्टेब्लिश हुई थी एज अ ट्रस्ट फंड 1967 में, ठीक है, 1967 में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑपरेशन जो काम करना शुरू किया 1969 से 1987 इट ऑफिशियली रिनेम्ड। ठीक है, 1987 में इसका ट्रस्ट फंड से नाम क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और UNFPA फॉर द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ आर रिटेन। तो ये है। और जितने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ऑन हेल्थ, तो SDG 3 में हेल्थ के बारे में है, SDG 4 में एजुकेशन के बारे में, SDG 5 में क्या है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में। तो उन सबको एड्रेस करता है। और रिसेंटली जो 2020 में इन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाली थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से रिलेटेड न्यूज़। देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं न्यूज़पेपर में। तालिबान एट कंधार गेट्स, इंडिया पुल्स आउट नेशनल फ्रॉम कॉन्सुलेट इन सिटी। तो तालिबान जिस तरीके से US के जो ट्रूप्स थे उन्होंने अफगानिस्तान से जैसे ही विड्रॉल किया, और उससे पहले भी उनकी प्रेजेंस वहाँ पे जो मेनली अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है तो यहाँ पे ज़्यादा है। और अब किस तरीके से वो अपने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे इम्पोज कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ की जो वुमेन्स है वो बिना मेल के अब बाहर नहीं जा सकती हैं, है ना। तो वहाँ पे अभी जो सिविल सर्विसेज है वहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं भी काम करती हैं, तो हर चीज़ उससे इम्पैक्ट होगी, है ना। तो ये सब भी वहाँ पे मतलब बैन और रोक टोक तालिबान के द्वारा की जा रही है। और अभी क्या हुआ है, संडे को इंडियन के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो दूसरे स्टाफर्स हैं जो इंडियन कॉन्सुलेट में थे, कांधार में, हेरात में, जलालाबाद में,
तो 15 to 20% 20 अफगान स्टाफर वहाँ पे रह गए हैं, बाकी के हमने वहाँ पे एयरक्राफ्ट भेज के अपने लोगों को वापस बुला लिया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये बस टेम्पररी सिचुएशन के लिए, जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा फिर से वापस जाएंगे। एंड न्यू दिल्ली इज़ वॉचिंग द सिचुएशन इन मज़ार शरीफ इन नॉर्थ ऑफ द कंट्री वेयर इट हैज़ कॉन्सुलेट। हमारा जो कॉन्सुलेट है वो कहाँ पे, मज़ार शरीफ में, और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है काफ़ी ग्रिम है वहाँ पे, ठीक है। तो 50 इंडियन डिप्लोमेट और स्टाफर को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है कंधार से। एंड तो ये है, ठीक है। क्लैशेस हो रहे हैं बिटवीन अफगान फोर्सेस एंड तालिबान नियर कुडुंज इन अफगानिस्तान। यूपी पॉपुलेशन प्लान फॉर बैलेंस अमंग कम्युनिटीज़, लो फर्टिलिटी रेट फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है संडे को, क्योंकि कल क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कि अटैम्प्ट्स वुड बी मेड, हम कुछ ऐसे काम मतलब करेंगे कि जिससे जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में। और इसके लिए एक्सटेंसिव कैंपेनिंग्स वुड बी रन इन कम्युनिटीज़, ग्रुप एंड जोग्राफिकल एरियाज़ जहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट की न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 में ये कहना है सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 2.7 से प्रेजेंट 2.1 फर्टिलिटी रेट की टारगेट से ये होंगे कि जनसंख्या को नियंत्रण करना और जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसको एंड करना, एंडिंग क्यूरेबल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन बेटर, फैसिलिटीज़, केयर फॉर एल्डर्स। अफ़गानिस्तान में हमारे मेजर स्टेक्स हैं, हमने वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर मतलब इंश्योर की है। वहाँ पे हमने 3 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ के रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए पूरा हमने दिया है फंड। एंड इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिंग अ नेशनल पीस रिकन्सिलिएशन प्रोसेस विच इज़ अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ओन्ड एंड अफगानिस्तान कंट्रोल। अभी जो एस जयशंकर है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और जो पाकिस्तान के काउंटर पार्ट महमूद कुरैशी, ये सब लोग दुशांबे जाएंगे, तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशांबे। मीटिंग होगी क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एंड दे आर एक्सपेक्टेड, जो भी ये सिचुएशन है अफगानिस्तान में तो उस पर भी डिस्कशन वो ज़रूर करेंगे। और अभी ये रशिया की विज़िट से, रशिया ईरान की विज़िट से होते हुए अभी कहाँ गए थे, जॉर्जिया भी गए थे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। द लॉस ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल लिखा है तानिया अग्रवाल एंड सिमरन खारा, ये दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं और स्टार्टअप फाउंडर हैं दिल्ली बेस्ड। 5 year old चिल्ड्रन हैव नॉट सीन अ क्लासरूम इन मंथ, ठीक है। तो ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या ये बोल रहे हैं कि एक हमको रोड मैप चाहिए कि किस तरीके से हमें क्लासरूम ओपनिंग करनी है, क्योंकि अब देखो जो पैंडमिक है वो तो रहेगा ही इस तरीके से। अभी जो थर्ड वेव है ना, ये बोला जा रहा है, तो वो चिल्ड्रन को ड्रेस्टिकली हिट करेगी, लेकिन ये भी कोई सल्यूशन नहीं है और कुछ भी मतलब रिस्क फ्री नहीं होता है। स्कूल हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकते हैं कि जब हम वेट करते रहें कि स्कूल तब खुलेंगे जब हम हर बच्चे को वैक्सीनेट कर लेंगे, है ना। तो ये तो इसमें पूरे कई सालों लग जाएंगे, तब तक भी स्कूल नहीं खुलेंगे। मतलब हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप स्कूल कल ही से खोलना स्टार्ट कर दो, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन आप करने चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन शुड बी मेड। और इंडियन साइंटिस्ट जो है वो अपने खुद के जो वर्जन है इसराइल स्टडी के कुछ वो भी कंडक्ट कर सकते हैं, और जो इलेक्टेड लीडरशिप है उनको कंसल्ट करना होगा एक्सपर्ट से टू अप्लाई व्हाट वी नो अबाउट कोविड-19 फॉर्मुलेट टू रोड मैप, है ना, सेफ री ओपनिंग ऑफ स्कूल। तो हाइब्रिड मॉडल पे कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट और बहुत जगह के जो ऑफिसेज हैं वो काम कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो कनेक्शन लैक हुआ है। इफ़िकेसी जो वर्चुअल क्लासेस की है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कोर्स वर्क में नीड टू रिस्केड्यूल टू कंपनसेट फॉर लर्निंग लॉस, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि चिल्ड्रन जो है कभी भी वो आइसोलेशन में नहीं ग्रो कर सकते हैं, और सेफ्टी जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए विद फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और जो 4th ग्रेड के टीचर्स हैं यूएसए में, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वर्चुअल लर्निंग ने रिड्यूस किया है कोलाबरेटिव मैजिक ऑफ द क्लासरूम इनटू लिटिल मोर देन एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो, एक ये हो चुका है। तो टीचर अपना जो है
बेस्ट ट्राई करते हैं बट हैव लिमिटेड एबिलिटी टू टीच फंडामेंटल कंसेप्ट्स और इन्फोर्स डिसिप्लिन। जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास काफ़ी लिमिटेशंस हो गई हैं एबिलिटी टू लर्न, वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो क्या हो रहा है कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस मतलब कि बच्चों में एक इम्पेशंस, उनके अंदर जो धैर्य की कमी है वो हो रही है स्टार्ट। एग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इमर्ज होके आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ओल्डर चिल्ड्रन आर सस्पेक्टेबल टू डिप्रेशन, और वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। वो क्या कर रहे हैं, दे टॉक लाइक एडल्ट्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में मैनिफेस्ट ईयर्स लेटर। तो ये है कि फर्स्ट वेव में 2020 में 3 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन इनके पास, मतलब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेव द चिल्ड्रन, ठीक है, सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट थी कि 4 जो चिल्ड्रन थे, हर 4 चिल्ड्रन इनके पास क्या था, इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। एंड 4 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन रिपोर्टेड ऑब्स्टिकल लर्निंग में, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, और इंक्लूडिंग इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू मैनी कोर्स। मैनी फैमिलीज वुड हैव मोर देन वन स्कूल गोइंग चाइल्ड, है ना। तो एक से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनके पास क्या है, एक स्मार्टफोन है, तो क्या वो करेंगे। फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। मैनी पेरेंट्स कैन नॉट असिस्ट देयर चिल्ड्रन गिवन देयर ओन लैक ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे तो पेरेंट्स ही मतलब नहीं पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी ठीक तरीके से जो एक बेसिक एजुकेशन है वो भी वो प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। सो देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन बीइंग फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर एंड मैरिजेस, ठीक है। तो मैरिजेस और चाइल्ड लेबर या फिर घर के कामों में ही बच्चे उलझ के रह जा रहे हैं। ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट लैंसेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स रिसेंटली रिकमेंडेड कि आपको स्कूल की रीओपनिंग करनी चाहिए फेज्ड मैनर में और विद एडिक्वेट सेफगार्ड as COVID-19 cases decreases. An expert committee led by Devi Shetty also recommended reopening of schools in Karnataka with safeguard, ठीक है। तो ये मेजर किया जा रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल टीचर को उस टाइम पे इलेक्शंस के टाइम पे मैनेजमेंट करने के लिए रख दिया था इलेक्शंस सेंटर के, और फिर जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ की वो देख रेख कर रहे थे। इसमें से 1500 जो टीचर्स हैं उनकी उत्तर प्रदेश में अकेले के मतलब मृत्यु हो गई थी। और ये एक इररिपेरेबल लॉस है, अवॉइडेबल लॉस है ना, क्योंकि टीचर की डेथ हो जाना बहुत ही मतलब बच्चों के लिए सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट इजरायली स्टडी, फॉर एवरी 20% पॉइंट इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वैक्सीनेटेड 60 to 50 ईयर ओल्ड्स। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और सॉरी फॉर दिस लिबरेटिंग को ऑप्स, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनके बारे में ये आर्टिकल है। 2 आर्टिकल आए हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। न्यू मिनिस्ट्री का अपॉइंटमेंट एक गठित हुई है, जिसको कौन हेड करेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये है कि अब बिजनेसेस कोऑपरेटिव प्रेजेंट इन अपीलिंग अल्टरनेटिव टू स्लोथफुल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और अभी लेटेस्ट जो डिसीजन है कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनानी है, हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये एक काफ़ी बेहतर कदम है, लेकिन एक तरीके से ये भी बोला जा रहा है कि इसको एक दूसरा एग्जाम्पल बोला जा सकता है कि सेंटर क्या कर रही है, ओवरवेयरिंग कर रही है सेंटर को, कि जितने भी जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन है उनको भी क्या करना, उनमें भी अपना कंट्रोल गेन कर देना, ठीक है। स्पेशली इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट, कि वहाँ पे चलो अपोजिशन की मतलब दूसरी विपक्ष की सरकार है, तो वहाँ के जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आपका खुद का डायरेक्ट कंट्रोल इसके थ्रू हो जाएगा। तो एक ये इसको लेके क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और अंडरमाइनिंग द जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं, सहकारी संघवाद, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, cooperatives whether at the state or central level have always been vulnerable to political and bureaucratic interference। और यहाँ पे क्या है कि मतलब उनको जो है इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ कोऑपरेटिव्स एम्पावरिंग स्मॉल प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि अगर कोई एक रेस्टोरेंट है या फिर कोई कैब है, ठीक है, बजट होटल ओनर्स है, फॉर इंस्टेंस पूल टुगेदर अपना खुद का एक मोबाइल ऐप वो बना सकते हैं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वुडंट दिस एनेबल टू कैप्चर अ हायर शेयर ऑफ द कंज्यूमर रुपी दैट करंटली थ्रू जोमेटो, उबर, ओयो। सो मिनिस्टर जो है ये सब उनके लिए मतलब क्या कर सकती है हमारी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, और ज़्यादा ईजियर बना सकती है कोऑपरेटिव्स के लिए कि वो किस तरीके से आसान तरीके से बिजनेसेस को
कंटिन्यू कर सकें। एंड जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनके लिए बहुत इजी हो, सिंपल तरीके से हो, वाइंडिंग अप उनको करना हो, और मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको लिबरेट करना हो गवर्नमेंट के कंट्रोल से, एंड गेट ऑल बीजेपी रूल्ड स्टेट टू इनेक्ट लेजिस्लेशन जो मतलब मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी है उसके कंपैटिबल लेजिस्लेशन को इनेक्ट करना चाहिए। जैसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था तो उनके सुपरविजन में किसको ला दिया गया था, कोऑपरेटिव बैंक को, तो ये भी एक वेलकम मेजर था। एंड cooperatives can do without multiple regulators and thrive as truly member owned businesses, and India need as many more Amuls alongside the Ambanis, Adanis and Tatas। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, ये स्टैन स्वामी से रिलेटेड ही है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हेल्पिंग द दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये न्यू मिनिस्ट्री कॉपरेशन से ही रिलेटेड है। एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, और कौन से आर्टिकल में, तो एक बार इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है कंट्री में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्रिएट हुई है। रोल एंड फंक्शन यही है कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग अप टू द ग्रास रूट, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे ये होगा। और मेनली मतलब क्या है, एक कॉमन जो लोग होते हैं, ऑटोनमस एसोसिएशन होता है जिनके वॉलंटरी क्या रहते हैं, कॉमन इकोनॉमिक सोशल कल्चर नीड्स और एस्पिरेशन रहती हैं थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ठीक है, तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011। इसमें क्या जोड़ा गया, पार्ट 9th बी, ठीक है, पार्ट 9th बी राइट आफ्टर पार्ट 9th ए, म्यूनसिपल्स रिगार्डिंग टू कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन इंडिया। तो कहीं पे भी अगर पूछा जाता है कि 9th बी, ठीक है, किससे रिलेटेड है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, एक्ट में है, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का और 9th बी। और दूसरा, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर बात करें कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का डीपीएसपी में जिक्र है, डीपीएसपीज है ना, तो इसमें कहाँ पे है, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B जो है इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे मेंशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो 19(1)(c) अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी क्या है, कोऑपरेटिव्स को ऐड किया गया था, वाज एडेड आफ्टर यूनियन एंड एसोसिएशंस, ठीक है, तो ये भी है, दिस इनेबल्स ऑल द सिटीजन टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स बाय गिविंग इट द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको सपोर्ट मिलता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एंड नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स वाज आल्सो फॉर्मुलेटेड इन 2002 में फॉर्मुलेट हुई थी। प्रमोशन और डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ऑटोनमस जो बॉडीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये है। अभी यहाँ पे ऑथर ने क्या बात की है, ऑथर का ये कहना है जो इंडिया में अभी न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री है जिसका एम है कि कंट्री में कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना, तो इसके आने वाले टाइम में क्या पोटेंशियल होगा इसका और क्या क्या चैलेंजेस ये फेस करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत की गई है। यहाँ पे कुछ बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अमेरिकन के पास जो है नॉन ब्रांडेड कमोडिटी मार्केट नहीं है, स्मॉल नॉन ब्रांडेड, ठीक है। स्कैंडिनेवियंस कंट्री की बात करें, कौन कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हो और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। डिडंट अलाउ मार्केट ड्रिवन वेजेस एंड देयर हैव बीन अदर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ सेम बैलेंस ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू होल्ड नेगोशिएशन वर्कर्स और ओनर्स के बीच में। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो इनके पास डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। और जब सबसे पहले अगर हम बात करें सहकारिता का, तो सबसे एक मेन जो हमारे कंट्री में एग्जांपल आता है वो डेयरी सेक्टर में आता है। डेयरी सेक्टर में वर्गीस कुरियन का आपने नाम सुना होगा, ये जब यूएस रिटर्न ये आए थे इंडिया में तो इन्होंने सिग्निफिकेंट मूवमेंट ला दी थी, है ना, ऑपरेशन फ्लड जिसे बोलते हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी सेटअप हो गया था 1965 में। और कुरियन ने मतलब आगे बहुत इसका एक्सपेंशन की बात की थी, बट इट वाजंट वर्किंग द वे ही हैड मतलब इमेजिन, एंड ही आल्सो डिडंट हेल्प द कुरियन वाज नॉट पर्टिकुलरली अकोमोडेटिव लीडर। तो ये है कि एक कमिटी भी सेटअप हुई थी, ठीक है। FPCs क्या है, फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज, तो कंपनीज अफेयर मिनिस्ट्री, और जो कि मतलब जो कमिटी थी वो चेयरमैनशिप उसमें कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री की थी, नॉट द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की। ये क्या करना था, इस कमेटी का काम मेनली जो फार्मर्स हैं उनको अलाउ करना था कि वो सेटअप कर सकते हैं कंपनीज, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये क्या कर सकते थे, 1 शेयर 1 वोट के प्रिंसिपल पे चलती थी, है ना। तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे जो थे, कोऑपरेटिव्स वुड नॉट
would not be diluted. Who chaired the parliamentary committee that looked into the bill to give legal backing? FPCs को legal backing के लिए बिल भी लाया गया था. फिर कंपनीज एक्ट जो था सेकेंड अमेंडमेंट 2002, ये लॉ बना था, है ना. तो कुछ कुछ बातें यहाँ पे इसी से रिलेटेड मतलब पूरा बैकग्राउंड दिया गया है. और जो सोशल कोऑपरेटिव्स का जो कंसेप्ट है वो यही है कि कम्युनिटीज़ क्या क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर करें, जो भी लोकल मटेरियल है, फैमिली लेबर है, उनका यूज़ करके, और विलेज टैंक हो सकते हैं या फिर विलेज रोड हो सकती हैं या फिर मनरेगा के थ्रू या फिर विदाउट मनरेगा जो लास्ट माइल कंस्ट्रक्शन होते हैं कैनल नेटवर्क से रिलेटेड, या फिर कॉन्ट्रैक्टर पे अपनी नज़र रखना. तो ये सब कुछ काम कर सकते हैं. और पैंडमिक ने जो है सिग्निफिकेंस कर दिया कम्युनिटी एफर्ट. और ये क्या कर सकते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, जो अनाथ बच्चे हैं कोविड-19 की वजह से जो हो गए हैं, आर इम्पेरेटिव्स क्राइंग आउट फॉर द कोऑपरेटिव मॉडल. ठीक है, तो कोऑपरेटिव मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और ये भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अब पैंडमिक जो है वो चला गया है, अब कोई भी केसेस कम हो रहे हैं तो इसका, और जो हमारा जो डेथ रेट है ना, वो भी क्या कम हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस प्रलय से हम क्या हो गए, बच गए हैं. वी विल हैव टू लर्न टू यूज़ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हमें जितने भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ करना होगा. और हमें ये सोचना होगा कि जो भी हमारी सोशल नीड्स हैं, वाइल यूजिंग रिसोर्सेज, लार्ज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन टू आवर करंट प्रेडिक्टमेंट. एंड वायरस जो है, हमें महात्मा गांधी का जो फेमस स्टेटमेंट है उसकी भी याद दिलाता है. उसमें काफ़ी सच्चाई है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड, है ना. कि सबकी नीड के लिए तो काफ़ी है, लेकिन जो सबका जो ग्रीड है, जो लालच है, उसके लिए काफ़ी नहीं है. सो द पेंडेमिक विल नॉट फॉलो द लॉज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो कॉरपोरेशंस को यहाँ पे खुद अपने लिए मतलब काम करना होगा. वन होप्स दैट द न्यू मिनिस्ट्री टेक दिस मैसेज. और जो न्यू वर्क फ्रॉम होम मॉडल है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है लेकिन काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है. तो रिकोगनाइज़ करना होगा न्यू मिनिस्ट्री को कि क्या नीड ऑफ आर है इस टाइम पे. एंड इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट पंपिंग इन मनी, है ना. तो यहाँ पे क्या करना होगा, मॉडल को डिज़ाइन करना होगा, हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ. तो ये है कि किस तरीके से काम करती है मिनिस्ट्री, वो देखना बाकी है. देन यहाँ पे और जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं. इलेक्टिंग अ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर. तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है आर्टिकल, बिकॉज महाराष्ट्र में और बाकी सारे स्टेट में ये देखने को मिल रहा है कि स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है. और कहीं कहीं जगह जो है लोकसभा और सेवरल स्टेट असेंबली में डिप्टी स्पीकर भी नहीं है. ठीक है, तो किस तरीके से वो उनका इलेक्शन होता है वेरियस लेजिस्लेचर में, तो वो देखना है. फरवरी से जो है स्पीकर महाराष्ट्र में नहीं है. हाउ दे आर इलेक्टेड, दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो क्वेश्चन स्पेसिफाई ऑफिसेज लाइक दोज ऑफ द प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया एज वेल एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 93 है फॉर लोकसभा एंड आर्टिकल 178, ठीक है, आर्टिकल 178 किसके लिए हो गया, जो आपकी स्टेट असेंबलीज हैं उनके लिए. तो ये बोलता है कि दीज हाउसेज शेल एज सून एज मे बी चूज 2 ऑफ इट्स मेंबर. ठीक है, 2 मेंबर को चूज करना होगा इसमें. ठीक है, एक क्या होगा डिप्टी स्पीकर और एक क्या होगा स्पीकर. और तो ये एक लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी नहीं लगाई है. कॉन्स्टिट्यूशन नेदर सेट्स अ लिमिट नॉर स्पेसिफाई द प्रोसेस फॉर दिस इलेक्शन. तो मतलब यही जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के थे, ठीक है, इन्होंने मतलब यही बोला कि अभी जो है इस तरीके की कोई ही मेंशन, किसने, चीफ मिनिस्टर जो है इन्होंने रिस्पॉन्ड किया गवर्नर को, भगत सिंह कोश्यारी को. जो अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि आप यहाँ पे जो पोस्ट है स्पीकर की उसको फिल्ड करो, है ना. तो इन्होंने आंसर में ये बोला कि ही मेंशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द असेंबली रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम फॉर फिलिंग अ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ स्पीकर. तो यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सेट नहीं करता है टाइम लिमिट, या फिर वो स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने प्रोसेस फॉर दीज इलेक्शन. एंड इट लीव्स इट टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, तो लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया है कि वो डिसाइड कर सकते हैं या फिर उनको होल्ड करने हैं इलेक्शंस या फिर कब करने हैं. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर एक डेट सेट करते हैं इलेक्शन की स्पीकर के लिए. और स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हमने करना है. ठीक है, और कुछ कुछ जो स्टेट है वहाँ पे स्पेसिफाई है टाइमलाइन. जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्या है, इलेक्शन अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफिसेस का होता है तो हरियाणा में क्या है
इलेक्शन के तुरंत बाद स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद डिप्टी इलेक्शन जो डिप्टी स्पीकर होता है उसको विद इन 7 या फिर उससे ज़्यादा दिन के अंतर्गत इलेक्टेड होना ज़रूरी है. द रूल्स ऑल्सो स्पेसिफाई दैट इफ़ अ वैकेंसी इन दीज ऑफिसेज हैपन सब्सिक्वेंटली देन द इलेक्शन फॉर दीज शुड अकर विद इन 7 days और द लेजिस्लेचर. इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 15 दिन की लिमिट है. अगर स्पीकर की पोस्ट खाली है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा उसे. And assembly in the case of the deputy speaker, date for the first election is to be decided by speaker and 30 days is given. ठीक है, तो subsequent vacancies को 30 days के अंतर्गत आपको fill करना होगा. तो ये कुछ state के अपने अपने कुछ है गाइडलाइन. एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है स्पीकर का, है ना. स्पीकर के लिए जो स्पीकर ने ही लिखी है लोकसभा के सेक्रेटरीट ने, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट. स्पीकर जो है इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है दोनों हाउसेस का, एंड ही रिप्रेजेंट इट्स कलेक्टिव वॉइस एंड इट्स सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, दोनों हाउसेस मतलब जो स्टेट असेंबलीज और लोकसभा. ठीक है, चेयरमैन तो कहाँ होता है, राज्यसभा में होता है चेयरमैन. सो द स्पीकर ये क्या करते हैं, प्रोसाइड्स ओवर द हाउस प्रोसीडिंग एंड जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट में. एंड इट इज़ द स्पीकर डिसीजन दैट डिटरमिन्स कि बिल जो है वो मनी बिल है एंड देयर फॉर आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ द अदर हाउस. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पावर इन्होंने ये होल्ड करते हैं. एंड फास्ट इनफ टू रीच स्पेस नॉट स्टे देयर. तो ये काफ़ी न्यूज़ में है. वर्जिन ग्रुप फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, ठीक है, एंड 5 अदर अंडरटुक अ ब्रीफ ट्रिप. एज ऑफ स्पेस इसको बोलते हैं, टेकिंग ऑफ ऑन द VSS यूनिटी स्पेसशिप. तो यहाँ पे न्यू मैक्सिको से इन्होंने टेक ऑफ किया एंड रीचिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ 85 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ बिफोर रिटर्निंग. तो इसको सब ऑर्बिटल फ्लाइट बोला जाता है, सब ऑर्बिटल फ्लाइट. अनदर हाई प्रोफाइल सब ऑर्बिटल ट्रिप कब होगी, 20 जून को. तो ये एक तरीके से क्या है, अमेजन जेफ बेजोस का कॉम्पिटिटर, मतलब ये बन गए राइवल, ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट. ठीक है, ये जेफ बेजोस की कंपनी है स्पेस सेगमेंट में, और इनकी कंपनी का नाम क्या है, वर्जिन ग्रुप फाउंडर. और सब ऑर्बिटल के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ अबाउट 28,000 किलोमीटर पर आवर और मोर, इट गोज इन टू ऑर्बिट वंस एंड इट इज़ अबव द एटमोसफेयर. ठीक है, तो सैटेलाइट को यहाँ पे एक थ्रेश होल्ड चाहिए होता है speed in order to do orbit earth, and such satellite would accelerate toward the earth due to gravity. यहाँ पे escape velocity क्या होता है, अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रेवल करता है 40,000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये क्या अचीव कर लेता है, व्हाट इज़ नोन एज escape velocity and never return to earth. और यहाँ पे एक बॉल का भी एग्जांपल दिया गया है कि जिस तरीके से हम क्या करें कि कोई क्रिकेट बॉल है, अगर इसको हम हवा में उछालेंगे, गिवन दैट नो ह्यूमन हैंड कैन गिव इट अ स्पीड ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर, द बॉल विल फ्लाई इन एन आर्क. ठीक है, अंटिल इज एंटायर काइनेटिक एनर्जी स्वैप्ड विद पोटेंशियल एनर्जी. तो ये है. और बज़ इसलिए है इसका क्योंकि जो ब्रांसन और बेजोस है, ठीक है, तो sorry, with Branson and Bezos kicking off private space flight, several companies are looking for customer wanting to go on suborbital or even orbital journey. अब ये क्या कर रहे हैं, जितना भी मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं उसको कमर्शलाइज भी उसका कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन प्लान इन कंपनीज के हैं. जैसे जो वर्जिन गैलेक्टिक है, तो इनके 600 जो लोग थे, इन्होंने ऑलरेडी क्या कर लिया था, पेड कर डिपॉजिट मतलब कर लिया था, टिकट्स खरीद ली थी, प्राइस अप टू 1.86 करोड़. और जो बेजोस के ब्लू ओरिजिन है, तो ये भी क्या यूज़ कर रहे हैं, न्यू शेफर्ड रॉकेट. लेकिन अभी इनके जो कमर्शियल प्लान है इन्होंने ये अनाउंस नहीं किए हैं. ठीक है, काफ़ी एक्साइटमेंट है अमंग साइंटिस्ट हु वांट टू यूज़ सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स फॉर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च. तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और एज पर द space.com रिपोर्ट. ठीक है, देन सेफ्टी कंसर्न भी इसके कुछ हैं. ठीक है, सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे एक दूसरा जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं. आप प्रपोज एलिफेंट रिजर्व इन छत्तीसगढ़ एंड रिड्यूस्ड एरिया. तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, 2 राष्ट्रीय पार्क हैं छत्तीसगढ़ में. 3 टाइगर रिजर्व है, 2 नेशनल पार्क. ठीक है, 3 टाइगर रिजर्व एंड 8 सेंचुरी यहाँ पे हैं, 8 सेंचुरी एंड 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो विच इज़ 8.36% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया, और टोटल फॉरेस्ट एरिया का 18.92% है. अभी ये इसमें न्यूज़ में है छत्तीसगढ़, क्योंकि एक प्रपोज लेमुरु एलिफेंट रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, 20 साल से पाइपलाइन है, हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ येट अनदर कंट्रोवर्सी. ठीक है, अब 26 जून को जो स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को कि यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बनाओ
कि डिक्रीज करना है इस एरिया को ऑफ द प्रपोज रिजर्व फ्रॉम 1995 स्क्वायर किलोमीटर टू 450 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका अपोजिशन भी कर रहे हैं अपोजिशन वाले। एंड द प्रपोजल फॉर द रिजर्व इन कोरबा, ठीक है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ये है, यूनानिमसली पास हुआ था असेंबली में 2005 में। और 2 एलिफेंट रिजर्व में ये है लेमरू, टू प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन विच हेल्प्स मूविंग छत्तीसगढ़ फ्रॉम उड़ीसा एंड झारखंड। तो कुछ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स बायोजोन है यहाँ पे, जो कोल डिपॉजिट्स के लिए इनरिच्ड है, मतलब इनरिच्ड विद कोल डिपॉजिट। 22 कोल ब्लॉक्स एरिया है यहाँ पे, 7 जो है अलॉटेड हो चुके हैं विद माइंस रनिंग इन 3 एंड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश इन द अनदर 4। So under no-go area policy from the UPA era, the entire area was considered out of bound for mines. But in 2020 जो 5 कोल ब्लॉक्स थे इस रीजन के, वो ऑक्शन लिस्ट में उनको पुट किया गया था। अभी ये कह रहे हैं कि मतलब recently 2020 में that the biggest challenge in increasing the reserve area was the several coal mines would become unusable। ठीक है, तो मेन एक यही कारण है जो क्या करना चाह रहे हैं 2020 में, इस अगर इंक्रीज़ कर दिया रिजर्व एरिया को तो ये जो माइंस हैं ये अनयूजेबल हो जाएंगी, तो इस वजह से भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये लेमुरू जो पार्क है, ठीक है, बायोस्फीयर लेमुरू एलिफेंट रिजर्व है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको याद रखना। देन यहाँ पे हीट वेव ब्लैंकेट्स यूएस वेस्ट एज फायर रेज, कैलिफोर्निया वाला जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही हैं। और लीडर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया चाइना वॉर टू स्ट्रेंथन टाइज। ठीक है, तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में 1961 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट। और ये नॉर्थ कोरिया और चाइना जो है कमिटेड है कि जो भी अगर कोई भी मिलिट्री हेल्प करनी हो या फिर कोई भी अटैक से रिलेटेड कोई इवेंट होता है तुरंत एड करेंगे एक दूसरे को। तो दोनों के बीच में फिर से बातचीत हुई। ये वही है, बिलियनर रिचर्ड ब्रांसन फ्लाइज टू स्पेस इन हिज ओन शिप। ओके, और VSS यूनिटी वॉज कैरीड बाय अ लार्जर प्लेन टू एल्टीट्यूड ऑफ 50,000 फीट। उसके बाद इसको रिलीज़ किया गया, इसी से रिलेटेड है स्पेस टूरिज्म। बाकी यहाँ पे जो है मेसी जो अर्जेंटीना है वो भी जीता है। ठीक है, मेसी ऑब्सेशन टू विन फॉर हिज कंट्री वाज पैल्पेबल वाइल लीडिंग अर्जेंटीना टू कवर कोपा अमेरिका टाइटल में जीते हैं। इसके अलावा जो नोवाक जोकोविक है, ठीक है, तो ये इन्होंने विंबलडन भी जीत लिया है। ठीक है, तो 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने टाइटल जीता है विंबलडन का। और मैंने आपको पूरे बताया है विंबलडन, फ्रेंच ओपन, है ना, किस तरीके के क्या होते हैं। तो अब तीनों के बराबरी, मतलब दोनों की बराबरी में आ गए रोजर फेडरर और जो राफेल नडाल है। तो 2020 सब ने जीते हैं। ठीक है, ये इनका 6 था रोजर फेडरर का। And Novak Djokovic is now the only man since Rod Laver in 1969 to win the first 3 major tournament in a session। तो तीनों टूर्नामेंट जो हुए इन्होंने ही जीत लिए वो इस बार के। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।